सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज लंदन वार्ता में आज मेरे मेहमान हैं रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फॉर्मर चीफ अमरजीत सिंह दुलत। और जो रॉ को नहीं समझते उनके लिए आसान ज़बान में जैसे कि CIA, जैसे MI6, जैसे मोसाद, वैसे ही भारत में RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम परवेज आलम है। सन 2025 में दुलत साहब जब लंदन आए तो मैंने उनसे मेफेयर सेंट्रल लंदन के मशहूर होटल वॉशिंगटन में एक लंबी बातचीत रिकॉर्ड की। 29 जून की दोपहर तकरीबन 12 बजे के बाद हम दोनों होटल के बार डाइनिंग रूम के एक शांत से कोने की मेज पर बैठे। इंटरव्यू के दौरान वो अक्सर मेज थपथपाते हैं, आवाज़ आप सुन सकते हैं। कभी कभी वेटर्स की आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन बहुत दूर से। ये सब आवाज़ें इंटरव्यू का हिस्सा हैं। दुलत साहब कहते हैं कि जब 1988 में कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई तब कश्मीर शांत था, टेररिज्म का नामो निशान न था। लेकिन फिर आता है 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके होम मिनिस्टर हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उनकी बेटी रुबैया सईद श्रीनगर में किडनैप कर ली जाती हैं। मुल्क में कोहराम मच जाता है। इतने बड़े क्राइसिस को एएस दुलत कैसे हैंडल करते हैं? जब ऐसा कोई क्राइसिस हो जाता है ना, जिसको हम कहते हैं हॉस्टेज या किडनैपिंग, जो भी है, उसके तरीके होते हैं कि उसको कैसे डील करना चाहिए। ये एक क्लासिक केस है ऑफ नॉट डीलिंग विद द क्राइसिस प्रॉपर्ली। क्लासिक केस। अगर किसी को बताना हो ना कि ऐसे ना करना कभी, ट्रेनिंग के लिए ये एक क्लासिक केस है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हुआ क्या था, जैसे मैंने कहा ना कि मूसा और मैं इसमें लगे थे। मूसा रजा चीफ सेक्रेटरी थे, तो हम कुछ आगे चल रहे थे। एक दो लोगों से मिला जिन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे। लग रहा था कि कुछ होगा। लेकिन हुआ क्या कि मुफ्ती साहब के जितने भी वाकिफ़ थे, जितने भी दोस्त थे, सब लग गए इस काम में। सब एक से एक कारीगर बन गए। उससे फिर उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब पहले हमने बात की थी, एक लड़का था JKLF का, जिसका बाप क्लर्क था सेक्रेटेरिएट में। तो उसने हमारे से बात की। उसने कहा कि ये बच्चे हैं, कुछ नहीं करेंगे, किसी को, बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो तो अपने उसको बहन समझते हैं, ये है वो है। वो सिर्फ चाहते हैं कि इनका एक कुलीग अस्पताल में था, उसको गोली वोली लगी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उसका रिलीज चाहते हैं। अच्छा। और आप करवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि उसने एक अजीब सी बात कही कि इसको ईरान एम्बेसी के सुपुर्द कर दीजिए। ईरान एम्बेसी? हाँ, दिल्ली में। हमने कहा भाई ईरान एम्बेसी में तो हम कर देते हैं सुपुर्द, लेकिन अगर ईरानियों ने कहा हम नहीं लेते तो फिर मैंने कहा, और शायद मूसा ने भी कहा कि आप तो चाहते हो इसको पार भेजना पाकिस्तान, हम बॉर्डर पे छुड़वा देते हैं। लेकिन बात बॉर्डर तक छुड़वाने से आगे बढ़ गई और मिलिटेंट्स की मांगें भी बढ़ती गईं। एएस दुलत आगे चलकर तफसील से पूरी बात बताते हैं कि कैसे दिल्ली से रुबैया सईद को छुड़ाने के लिए 2 यूनियन मिनिस्टर्स इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खां को श्रीनगर भेजा जाता है। क्या होता है फिर? अंदर की कहानी एएस दुलत की ज़बानी सुनिएगा। मैं उनसे सवाल करता हूं कि कारगिल वॉर से लेकर IC-814 की हाईजैकिंग और फिर इंडियन पार्लियामेंट पर मिलिटेंट्स का हमला, क्या ये उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? क्या है उनका जवाब? फिर मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ आगरा आते हैं, दोनों देशों के दरमियान कश्मीर पर लगभग समझौता हो जाता है। लेकिन फिर अचानक दस्तखत होने से पहले ही मुशर्रफ खाली हाथ इस्लामाबाद वापस चले जाते हैं। बात कहाँ पर टूटी? घूम घुमा के बात वहीं आ जाती है। लोग कहते हैं अडवाणी जी नहीं मान रहे थे। और मज़े की बात यह है कि मुशर्रफ को बुलाने में अडवाणी जी का हाथ था। वहाँ जो हाई कमिश्नर थे अशरफ काजी, उनका खास याराना था अडवाणी जी के साथ। बल्कि काजी साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी तो बड़ी दोस्ती थी अडवाणी जी के साथ, हुआ क्या? कहने लगा हुआ ये कि द अडवाणी ऑफ आगरा वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडवाणी ऑफ दिल्ली। ये काजी साहब का कहना है।
कश्मीर का वो समझौता क्या था? इसी साल रॉ के फॉर्मर चीफ एएस दुलत ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ अपनी 37 साल की पुरानी दोस्ती पर किताब लिखी है। किताब में वो डॉक्टर अब्दुल्ला की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला बजाय खुश होने के नाराज हो जाते हैं। क्यों? इस मामले की बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ यूं याद कीजिए कि साल है सन 2019। कश्मीर में स्पेशल स्टेटस की धारा 370 को ख़त्म करने से ठीक पहले दिल्ली में क्या चल रहा था? क्या आपको याद दिलाऊं कि एब्रोगेशन से 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनका जो एमपी था श्रीनगर अनंतनाग का जज साहब मसूदी, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। वहाँ क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें कुछ बताया नहीं गया। मैंने उमर साहब से भी पूछा सेपरेटली, उमर ने भी यही कहा, वी वर टोल्ड नथिंग। तो फिर मुलाकात किस लिए हुई थी? काय की? नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर से मिले थे तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ये तो कहा मुझे होगा। नहीं मालूम, इसीलिए तो मैंने शुरू में ये कहा वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मोदी जी ने तो मुझे बताया नहीं, मैं तो यहाँ का बता रहा हूँ कि फारूक साहब ने क्या बताया और उमर साहब ने क्या बताया। हम दोनों ने कहा वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड। ऑन रिकॉर्ड इन लोगों ने ये बात कही है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने, कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई थी एब्रोगेशन से पहले। हाँ, 2-3 दिन पहले, लेकिन जिक्र नहीं आया इस बात का कि हम करने जा रहे हैं। इनका कहना ये है, इनका कहना ये है। मैं, आप इनसाइडर हैं साहब, जिंदगी निकाल दी। आप मिस्टर कश्मीर कहे जाते हैं, दुनिया मानती है आपको। अब क्या खाली चाय पीने के लिए बुलाया होगा प्राइम मिनिस्टर ने? अब ये तो प्राइम मिनिस्टर जाने, मुझे मालूम। एएस दुलत अपने मखसूस अंदाज में पूरे इंटरव्यू के दौरान बहुत कुछ बता जाते हैं, बहुत कुछ छुपा जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि कुरेद कर कुछ न कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ सकूं। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग के वक्त दुलत साहब रॉ के चीफ थे। जाहिर है मैंने उनसे इस बारे में भी सवाल किए हैं और उनके बड़े दिलचस्प जवाब हैं। तकरीबन 1 घंटे का ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर मौजूद है। आइए सुनते हैं जासूसों के जासूस मिस्टर कश्मीर अमरजीत सिंह दुलत के साथ ये बातचीत। मेरा दुलत साहब से पहला सवाल यह है कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर की हैसियत से कश्मीर कब गए? मैं 87 में रेकी करने गया था कश्मीर। मैं भोपाल में पोस्टेड था, तो मुझे बताया गया कि तुम्हें कश्मीर जाना है तो रेकी कराओ, क्योंकि वहाँ जो हमारा अफसर है वो जा रहा है, तो उससे मिल लेना और रेकी कर लेना, थोड़ा सा कश्मीर देखा ना। तो मैं 3-4 दिन रहा था श्रीनगर और घूमा था इधर उधर, पहलगाम, गुलमर्ग, थोड़ा सा देखा था कश्मीर। तो 1987 में कश्मीर जो आपने देखा वो कैसा था? मतलब कितना सेफ था? क्या आसार नज़र आते थे उस वक्त? उस वक्त तो लगता था कि तो मौज मेला है यहाँ। अच्छा? पिकनिक होगी लंबी चौड़ी, कोई आसार नहीं था, किसी ने कोई बात भी नहीं की थी। तो जो कुछ हुआ यानी कि 1989 में ख़ास तौर पे, वो अचानक हो गया क्या? अब अचानक तो मैं क्या कह सकता हूँ अचानक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए तो अचानक ही था, क्योंकि मैं पहुँचा कश्मीर 31 मई 88 में। तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि कोई यहाँ प्रॉब्लम है या कोई ऐसा है। और जो अफसर जिससे मैंने टेक ओवर किया था, जो जा रहा था, उसने भी कोई ऐसी बात नहीं कही। उसने यही कहा कि यहाँ 4-5 लोग हैं बड़े बड़े लीडर जो इम्पोर्टेंट है, तो उनसे रब्ता रखना चाहिए। बाकी उसने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई यहाँ हंगामा होने वाला है या पटाखा बजने वाला है। ये 31 जुलाई को 2 बम फटे थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने खुद अपनी किताब में, और जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, जो आपकी लेटेस्ट किताब है, सन 2025 में अप्रैल में पब्लिश हुई है। जगरनॉट ने इसको छापा है और खासा बहस का मामला बना हुआ है किताब पर। इसमें कोई बहस नहीं है, बट आप बोले। नहीं, किताब के कुछ पहलू हैं जिन पर बहस है। और नहीं है तो मैं करूँगा। आप करिए। मैं तो इसीलिए आया हूँ। तो 1987 का आपने इस किताब में एक जिक्र किया है, इलेक्शन होते हैं, असेंबली के इलेक्शंस, और असेंबली के इलेक्शंस में रिगिंग होती है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। आप खुद ही बता दीजिए वो क्या मामला था। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जब 87 में भी और 88 में भी किसी ने रिगिंग की खास बात नहीं की थी।
मेरा जो प्रीडिसेसर था उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मार्च 1987 में स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे तो मैं नहीं था वहाँ। अब क्या होता है कि ग्रेजुअली ये स्टोरी निकलती है मेरे लिए, ग्रेजुअली, क्योंकि मुझे कोई इल्म नहीं था कि भाई ये ऐसा है कि यहाँ रिगिंग हुई थी और उससे कुछ माहौल ख़राब हुआ और लड़के पार जाने लगे और कुछ लोग, ख़ास तौर पे एक कंस्टिट्यूंसी का ज़्यादा झगड़ा था जो अमीरा कदर श्रीनगर की कंस्टिट्यूंसी थी। वहाँ कहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर थे मोहिद्दीन शाह, वो हार गए थे इलेक्शन और वो यूसुफ शाह जो था, जो फिर सलाउद्दीन बना, वो जीता था। लेकिन वहाँ कहते हैं कुछ गड़बड़ हुई, हेर फेर हुई और फिर यूसुफ शाह तो पाकिस्तान चला गया, सलाउद्दीन बन गया, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ बन गया। तो ये बात थी। पर मैंने कई लोगों से बात की, जैसे एक डीजी थे वहाँ कर्नाटक के, वो डीजी कश्मीर, तो मैं उनको बेंगलोर में मिला, फ्रांसिस कोलासो। तो मैंने कोलासो साहब से पूछा, मैंने कहा आप वहाँ थे, तो लोग कहते हैं रिगिंग हुई। कहने लगा कोई नहीं, इट्स ह्यूजली एग्जैजरेटेड, कोई रिगिंग विगिंग ऐसी बात नहीं हुई। और फिर मैंने डॉक्टर फारूक से भी पूछा, उनका ये था कि क्या रिगिंग, रिगिंग हर जगह होती है, हमारे यहाँ कहाँ रिगिंग हुई है? हर जगह भी होती है, और अगर करवाई है तो फिर दिल्ली ने करवाई, मेरे से क्यों पूछते हो? ये इसलिए ज़रूरी है ये वाक़या, मैंने इसलिए आप के सामने भी बात रखी कि आपने जिक्र किया। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि अमीरा कदल श्रीनगर की विधानसभा स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवार थे मोहम्मद यूसुफ शाह। आपने खुद ही बताया कि जो कि बाद में जाके सैयद सलाउद्दीन के नाम से मशहूर हुए और हिजबुल मुजाहिदीन के फाउंडर हुए। एक चीज़ और इसमें ज़रा सी मिसिंग है, इनके इलेक्शन मैनेजर थे यासीन मलिक। थे, ठीक है। तो इनको शिकायत ये थी कि रिगिंग हुई, ये जीते हुए उम्मीदवार थे और रातों रात हार गए। जो भी, वही तो मैं कह रहा हूँ जी कि वो किस्सा था। लेकिन लोग कहते हैं, जब मैंने बहुत इसका पता लगवाने की कोशिश की, लोगों ने कहा हाँ गड़बड़ हुई है 4-5 कंस्टिट्यूंसीज में, पर ये मामला एग्जैजरेटेड है। और जैसे जैसे मैं कश्मीर रहा तो मैंने देखा कि भाई अगर रिगिंग हुई भी है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अफसोस है कि रिगिंग हुई, अगर हुई है, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है। तो आपने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है इसलिए कि एक तरह से ये ऑनसेट है, कहीं ना कहीं हालात बिगड़ने की शुरुआत थोड़ी सी उसके बाद से होती है, इसलिए कि हिजबुल मुजाहिदीन अपने आप में एक अच्छा बड़ा फोर्स बन जाता है। और फिर हिजबुल मुजाहिदीन तो बाद में फोर्स बना। देखिए, जब ये हंगामा शुरू हुआ 88-89 में, तो यही लड़के थे, यासीन वगैरह 5-7 लड़के थे, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। तो ये JKLF की बात थी, तब कोई हिजबुल मुजाहिदीन नहीं था। हिजबुल मुजाहिदीन बाद में आता है। पाकिस्तान ने तब बड़ी कोशिश की थी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जी। हमारे जो गिलानी साहब थे, सईद अली शाह गिलानी, ख़ास एक्सट्रीमिस्ट माने जाते थे इसमें जमात में। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है JKLF के बारे में कि ये लड़के ये टेररिस्ट हैं। और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी गिलानी साहब को इसमें लाने की, और काफ़ी टाइम लगा, कोई 1.5 साल। उसके बाद फिर हिजबुल मुजाहिदीन बनती है। और बल्कि मैंने जो किताब लिखी थी ना दुरानी साहब के साथ, उसका जिक्र करेंगे हम अभी बाद में, असद दुरानी का। तो दुरानी साहब क्योंकि वो ISI के चीफ थे, वो कहते हैं कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा, इतना आउट ऑफ हैंड हो जाएगा ये लड़के जो JKLF के हैं। फिर दैट गेव इनकरेजमेंट टू अदर तंजीम्स। फिर हिजबुल मुजाहिदीन बनी, फिर उसके बाद इन्होंने हुर्रियत भी बनवाई पाकिस्तान में, आपस में कंपटीशन हुआ। आपने खुद ही जिक्र कर दिया 1989 का, और आपने ये भी जिक्र कर दिया कि JKLF बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ और उसमें यासीन मलिक थे। आपने अपनी किताब में बहुत ही तफसील से, बहुत ही दिलचस्प तरीके से जिक्र किया है 8 दिसंबर 1989
यानी कि 1989 ये जब रुबैया रुबैया सईद। का किडनैपिंग हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए कि हमारे जो भी लिसनर होते हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके चलने वाली बात होती है, वो ये है कि 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद, मुफ्ती सईद जो कि होम मिनिस्टर होते थे उस वक्त इंडिया के, बने ही थे होम मिनिस्टर, बने ही थे, मेरे उनकी ख्याल है 4-5 दिन पहले ही अपॉइंट हुए थे। जी हाँ, और विश्वनाथ प्रताप सिंह मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर थे। और ये 23 साल की लड़की रुबैया सईद, इसको श्रीनगर में इसके घर से थोड़ी सी दूर पहले ही किडनैप कर लिया जाता है। चीफ मिनिस्टर उस यूनियन होम वक्त फारूक अब्दुल्ला होते थे। हाँ, फारूक अब्दुल्ला होते थे, वो थे नहीं वहाँ पे उस वक्त, बाहर थे। वो लंदन थे, उसका मैं जिक्र फिर आगे चल के बाद में करूंगा। लेकिन ये कि मुफ्ती सईद जो हैं वो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है साहब। उनकी बेटी, होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप कर ली जाती है। आपको खबर कब मिली? ये 8 दिसंबर। 8 दिसंबर, उन दिनों हालात खराब इतने नहीं थे, तो दरबार जो है जम्मू चला जाता था विंटर में। मतलब ये कि जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो विंटर में, सर्दी में जम्मू से ऑपरेट होती थी और गर्मियों में श्रीनगर से। मेरे को फ़ोन आया दिल्ली से, DIV साहब का, यही नारायणन साहब, M.K. नारायणन जो उस वक्त IB के चीफ थे। जी हाँ। उनका फ़ोन आया कि भाई होम मिनिस्टर साहब की बेटी कहाँ पे है। मैंने कहा सर मुझे तो यही नहीं मालूम कि उनकी बेटी है या नहीं है या कहाँ है। बोले नहीं, वो कहते हैं श्रीनगर में थी। मैंने कहा तो फिर होगी। कहने लगे नहीं, वो किडनैप हो गई है, तुम जाओ श्रीनगर और देखो सारा। यहाँ से शुरुआत होता है। फिर वो एक, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, घटना चक्र शुरू होता है। और फिर फारूक अब्दुल्ला साहब की तलाश होती है। वो तो थे नहीं वहाँ पे। हाँ, नहीं थे। तो कौन देख रहा था उस वक्त सारी चीज़ें स्टेट में? उन दिनों क्या होता था कि जब डॉक्टर साहब श्रीनगर से बाहर होते थे तो उनके एक सीनियर मिनिस्टर थे, शफी साहब, शफी उड़ी जिनको कहते हैं। हाँ, शफी उड़ी, हाँ। तो उनको चार्ज दिया जाता था। तो शफी साहब ने, मुझे याद है, 8 तारीख को एक कैबिनेट मीटिंग बुलवाई और चीफ सेक्रेटरी भी थे वहाँ, मूसा रजा, और उनसे पूछा। तो अब ये किसी कंट्रोल में तो थी नहीं बात। अब कैबिनेट मिनिस्टरों का कहना ये है या शफी साहब का कहना ये है कि उसके बाद मूसा रजा ने हमें कोई इतला नहीं दी, कोई रिपोर्ट नहीं दी, कुछ बताया नहीं। वी वर केप्ट इन द डार्क। तो मूसा हमारे साथ रहता था IB के ऑफिस में, और हम दोनों लगे हुए थे ढूंढने में, पता लगाने में कि भाई कहाँ क्या है, क्या हो सकता है, क्या लोग मिल सकता है ढूंढ। तो 11 तारीख को जब डॉक्टर साहब वापस आते हैं, उनको नेचुरली वो कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं। मिनिस्टर कहते हैं कि हमें तो कुछ मालूम नहीं। कहते कैसे नहीं मालूम तुम्हें? बोले चीफ सेक्रेटरी ने कुछ बताया नहीं। तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, कहा कि तुम डिसमिस हो गए, भागो। तो मूसा साहब मेरे पास आए, कहने लगे डॉक्टर साहब बहुत खफा है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कई बार खफा देखा था। कुछ लोग कहते हैं आजकल भी खफा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं खफा होते। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो मैंने कहा सर आपने उसको, मूसा बड़ा परेशान है। कहने लगा उसने हमारे कैबिनेट को रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने कहा सर यहाँ हालात ऐसे थे, क्या रिपोर्ट करते, उसको माफ़ करिए। तो जैसे डॉक्टर साहब हैं, दिल वाले हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मूसा को भेज दो मेरे पास। तो आगे कहानी चलती है। बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब इस कहानी में क्योंकि ये कन्वर्सेशन है, तो थोड़ा सा मेरा भी हक है बीच में कुछ बोलने का और अपनी बात कहने का, इसलिए कि उससे शायद कुछ पर्सपेक्टिव मिलता है। ये दिलचस्प बात यूँ है कि मैं BBC हिंदी सर्विस में उस वक्त प्रोड्यूसर था जब ये मामला होता है। तो दिन में हमें खबर मिलती है, हम बड़े परेशान होके कोशिश करते हैं कि किसी तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब मिल जाएं। फारूक अब्दुल्ला साहब का पता नहीं है, पता लगता है 11 को है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। कुछ पता चलता है कि वो लंदन आए हुए हैं और हम चारों तरफ कोशिश कर लेते हैं, कुछ उनका पता नहीं लगता। बहरहाल अब ये 8 की बात है या 9 की, ये मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। 8 दिसंबर या 9 दिसंबर 1989 शाम में क्या होता है कि जब हम BBC में काम ख़त्म कर लेते थे 7 बजे के बाद में, तो नीचे जाके क्लब में दोस्त लोग कुछ शराब वगैरह पीते थे। उसके बाद में फिर एक अच्छा सा जॉइंट है, बड़ा मशहूर, अब भी है,
उसका नाम है लाहौर कबाब हाउस, ईस्ट लंदन में है। हाँ सुना है, मैं गया पहुंचा नहीं हुआ। बड़ा पॉपुलर है वहाँ पे। साहब हम लोग वहाँ गए कबाब खाने के लिए, और वहाँ जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए वहाँ पे कढ़ाई गोश्त और जो मशहूर था कबाब वगैरह खा रहे हैं। उनको देखा। मेरे साथ में जसविंदर सिंह एक मेरे साथी थे जो अब इस वक्त दुनिया में नहीं है, बहुत जुझारू पत्रकार थे, और एकदम से साहब वो चढ़ दौड़ते हैं उन पर डॉक्टर साहब के आसपास। अरे साहब हम आपको तमाम में तलाश कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए कबाब खा रहे हैं और वहाँ पे ये किडनैपिंग हो गई। फारूक साहब ने हाथ जोड़ के कहा, भाई मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मुझे माफ़ करिए, मैं किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। वो नाराज़ हुए, और इतने नाराज़ हुए कि वो उठ के वहाँ से बाहर चले गए लाहौर कबाब हाउस से। फिर हम लोग उसमें ऊपर जाके भी एक फ्लोर था, ऊपर जाके बैठे कबाब वगैरह खाए, और हमने आपस में एक दूसरे को लानत मलामत की। पूरी बात है यार, बेचारे खाना खा रहे थे फैमिली के साथ में, हमको ये सब नहीं करना चाहिए था ये, और वो भाग गए बेचारे, खाना भी नहीं खा पाए। खैर हम भी जल्दी में थे, इसलिए कि लंबी शिफ्ट चल रही थी और खबरों का किस्सा अगर आप मुझे सुनाते शायद किसी किताब में मैं डाल देता। ये डाल देते अजित, ये बिल्कुल सही किस्सा है, इसलिए इसके बहुत सारे विटनेसेस। खैर अब क्या होता है, दिलचस्प बात उसमें बस यहाँ पे पंच लाइन आती है कि हम जल्दी से ख़त्म करके जब नीचे आते हैं और पेमेंट करके बाहर निकलते हैं लाहौर कबाब हाउस के बाहर, तो देखते हैं एक बड़ी शानदार सी SUV, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी फैमिली के साथ बैठ के उस SUV में बैठ के कबाब खा रहे हैं। मतलब वो बेचारे अंदर नहीं आए, बाहर जाके उन्होंने वो अपना किस्सा ख़त्म किया। खैर उसके बाद में खैर वो सिलसिला चलता रहा। मैं यहाँ से अब आपको ले आता हूँ 13 दिसंबर 1989, 13 दिसंबर 1989। आपने किताब में इतना खूबसूरत वो मंजर पेश किया है कि दिल्ली परेशान है इस बात पे कि रुबैया सईद कहाँ गायब हुई। ये तो पता लग गया था किन के हाथ में, JKLF के लोग थे, और उन्होंने अपनी डिमांड्स वगैरह भी दे दी थी। और फिर वहाँ से कुछ मिनिस्टर्स आते हैं, तो ज़रा बताइए कि वो क्यों आए कश्मीर, और कौन मिनिस्टर्स थे? यूँ आए जब ऐसा कोई क्राइसिस हो जाता है ना, जिसको हम कहते हैं हॉस्टेज या किडनैपिंग जो भी है, तो उसके तरीके होते हैं कि उसको कैसे डील करना चाहिए। ये एक क्लासिक केस है ऑफ नॉट डीलिंग विद द क्राइसिस प्रॉपर्ली। क्लासिक केस। अगर किसी को बताना हो ना कि ऐसे ना करना कभी, ट्रेनिंग के लिए ये एक क्लासिक केस है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हुआ क्या था, जैसे मैंने कहा ना कि मूसा और मैं इसमें लगे थे। मूसा रजा चीफ सेक्रेटरी थे, तो हम कुछ आगे चल रहे थे। एक दो लोगों से मिला जिन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे, लग रहा था कि कुछ होगा। लेकिन हुआ क्या कि मुफ्ती साहब के जितने भी वाकिफ़ थे, जितने भी दोस्त थे, सब लग गए इस काम में। सब एक से एक कारीगर बन गए। उससे फिर उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब पहले हमने बात की थी, एक लड़का था JKLF का जिसका बाप क्लर्क था सेक्रेटेरिएट में, तो उसने हमारे से बात की। उसने कहा कि ये बच्चे हैं, कुछ नहीं करेंगे, किसी को बच्ची को कुछ नहीं होगा, वो तो अपने उसको बहन समझते हैं, ये है वो है। वो सिर्फ चाहते हैं कि इनका एक कुलीग अस्पताल में था, उसको गोली वोली लगी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उसका रिलीज चाहते हैं। अच्छा। और आप करवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि उसने एक अजीब सी बात कही कि इसको ईरान एम्बेसी के सुपुर्द कर दीजिए। ईरान एम्बेसी? हाँ, दिल्ली में। हमने कहा भाई ईरान एम्बेसी में तो हम कर देते हैं सुपुर्द, लेकिन अगर ईरानियों ने कहा हम नहीं लेते तो फिर मैंने कहा, और शायद मूसा ने भी कहा कि आप तो चाहते हो इसको पार भेजना पाकिस्तान, हम बॉर्डर पे छुड़वा देते हैं। ऐसी बातें हो रही थी। तो ही वॉज बीइंग वेरी हेल्पफुल। और वो लेकिन फिर बहुत इसमें लोग घुस गए, और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, पता नहीं 5-6 लड़के छोटे थे। तो उसमें बेचारा चीफ मिनिस्टर बहुत दुखी था। फारूक साहब ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हमने कहा कि भाई अभी ज़रा आहिस्ता चलो। हमने दिल्ली को कहा, दिल्ली वाले परेशान थे कि भाई होम मिनिस्टर की बेटी है, इसको जल्दी रफा दफा करना है। सेशन साहब कैबिनेट सेक्रेटरी थे, TN सेशन, जो बाद में इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे। हाँ, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तो 12 तारीख की रात को उन्होंने हमें, जैसे वो कहते हैं ना राइट एक्ट,
12 बजे होंगे रात के। मूसा और मैं बैठे हुए थे तो फ़ोन आया मूसा को, सेशन साहब का, कि बहुत हो चुका है, अब 2 मिनिस्टर आ रहे हैं सुबह और वो आपको बता देंगे, जिसको भी छोड़ना है छोड़िए और उस लड़की को वापस लाइए। मैं घर गया 2-3 घंटे के लिए, शेव वेव की, 5-5:30 बजे वो फ्लाइट आनी थी और मैं जो यहाँ एयरपोर्ट जा रहा था, रास्ते में चीफ मिनिस्टर का घर था, तो इंस्टिंक्टिवली मैंने गाड़ी रुकवाई। मैंने वहाँ गार्ड से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब सो रहे होंगे? बोले नहीं, अभी उठे हैं नमाज के लिए, अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। तो नीचे से मैंने डॉक्टर साहब से बात की, गार्ड रूम से। मैंने कहा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कहने लगे किस लिए जा रहे हो? मैंने कहा 2 मिनिस्टर आ रहे हैं। कहने लगे तो तुम्हें क्या लेना देना है मिनिस्टर से? मैंने कहा नहीं, वो DIB भी आ रहे हैं, यही नारायण साहब भी आ रहे हैं, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ वो भी आ रहे हैं। तो कहने लगे ठीक है, फिर ऐसे करो, तुम जाओ और उनको सीधा मेरे पास ले आओ घर। दिसंबर का महीना था, 13 दिसंबर, बड़ी ठंड थी। एयरपोर्ट से लाए इनको। मिनिस्टर थे गुजराल साहब और वो आरिफ मोहम्मद, इंद्र कुमार गुजराल, हाँ, जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर भी बने इंडिया के, और आरिफ मोहम्मद खान, जो सन 2025 में बिहार के गवर्नर हैं, उस वक्त मिनिस्टर थे ये। मिनिस्टर, और VP सिंह प्राइम मिनिस्टर जी। तो मैं इनको जब लिया तो मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। गुजराल साहब कहने लगे नहीं नहीं, हम गेस्ट हाउस जाएंगे, पहले हाथ मुंह धोएंगे। अच्छा। मैंने कहा सर नहीं, अब हाथ मुंह धोने का टाइम नहीं है, अब आपको सीधा ही चलना है। हाँ। फिर DIB टुक माई साइड एंड सर फिर वहीं चलते हैं फारूक साहब के पास। वहाँ गए, वहाँ नीचे ले गए वो हमें हमाम में, जहाँ थोड़ी गर्माइश होती है। हाँ। तो डॉक्टर साहब गए किचन में, खुद चाय लेके आए, सबको चाय पिलाई। फिर मेरे को कहा इनको बता दो कहानी क्या है। मैंने फिर कहानी सुनाई कि ये है, ये हुआ है पिछले 5 दिनों में। आरिफ होशियार था, आरिफ मोहम्मद खान होशियार तो गुजराल भी था। गुजराल साहब का ये था कि जो चीज़ उनको नहीं सुननी होती थी तो वो कहते थे मैंने नहीं सुनी। थोड़ा कम भी सुनते थे। कम भी सुनते। तो आरिफ ने कहा कि गुजराल साहब दिल्ली में तो हमें कहानी कुछ और सुनाई गई, ये तो कुछ और सुना रहे। एनीवे इन अ नटशेल हुआ क्या? नहीं, मुझे थोड़ा सा ये है कन्फ्यूजन इसमें, आपने किताब में एग्जैक्टली यही लिखा है। हाँ, कन्फ्यूजन क्या है? कि उसमें कन्फ्यूजन यहाँ भी ये है कि दिल्ली में क्या कहानी सुनाई थी। अब क्या मालूम मुझे। अच्छा, ये नहीं पता मुझे क्या मालूम, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान को आपने कोट किया है। हाँ, हाँ, वो कहानी यूँ थी कि मैं कभी तब तक मुफ्ती साहब से नहीं मिला था। अच्छा। लेकिन मुफ्ती साहब के साथ बड़ी लंबी बातें होती रही फ़ोन पे, इसीलिए अपनी बेटी के लिए नेचुरली कहते थे और मुझसे कहलवाना चाहते थे कि आपका जो चीफ मिनिस्टर है ये 3rd रेटर है। और मैंने बार बार मुफ्ती साहब से यही कहा कि इससे अच्छा चीफ मिनिस्टर कश्मीर में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो शायद यही बात होगा, यही किस्सा होगा। अब बात समझ में आई ना, यही शायद किस्सा होगा। एनीवेज तो कहानी वानी सुनी, फिर एक राउंड चाय फिर और पी, फिर ये ले गए डॉक्टर साहब को बाहर, दोनों कहा कि भाई आपको यू हैव टू साइन ऑन दिस या जो भी है। तो डॉक्टर साहब का कहना यह है कि मैं नहीं माना। मैंने कहा मैं तो डिसेंटिंग नोट भेजता हूँ गवर्नर को, आप जो मर्जी है कर लीजिए। तो ये हुआ था। डिसेंटिंग नोट इस बात पे होना था क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो उन बंदों को रिहा नहीं करना चाहते थे मिलिटेंट्स को, है ना, उसके खिलाफ थे। बिल्कुल। और दिल्ली से प्रेशर था। दिल्ली में वही VP सिंह है और जो उनकी गवर्नमेंट है। मैं यहाँ पे ये भी थोड़ा सा जो लोग सुन रहे हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये यूँ तो जनता दल की सरकार थी, लेकिन उसको सपोर्ट हासिल थी भारतीय जनता पार्टी की, आउटसाइड सपोर्ट, है ना, बीजेपी की सपोर्ट हासिल थी उसको। खैर वो ये चाहते थे कि साहब इनको रिहा कर दीजिए और रिहा कर दिया गया, रुबैया सईद को छुड़ा लीजिए। कर दिया गया। फिर उससे माहौल बहुत बदला। अच्छा, किडनैपिंग में यासीन मलिक का नाम आता है? सबका आता है। JKLF, है ना? हाँ। और JKLF पे मेरे ख्याल से मुकदमा, वो यासीन मलिक पे आज भी मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है। हाँ, वो और मुकदमा, वो कुछ और मुकदमे है, लेकिन ये भी है अपनी जगह। हाँ, ये भी है। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इसके बाद दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट इन कश्मीर। बिल्कुल। इसके बाद
इट गेव अ ह्यूज फिलिप टू मिलिटेंसी। और ये लड़के फिर समझने लगे कि हम तो कुछ भी करवा सकते हैं। अगर एक लड़की को अगवा करके हमने दिल्ली से 5 लोग छुड़वा दिए तो फिर हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये इंडिपेंडेंस की बात करने लगे, बहुत कुछ बातें हुई। तो मिलिटेंसी बढ़ती है 89-90 के विंटर से लेके 92 तक ये मामला आ जाता है। मैं ज़रा सा थोड़ा सा यहाँ रोक के अब आता हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ। आपने अपनी किताब में बहुत प्यार से उनका जिक्र किया है और बहुत इज्जत और एहतराम के साथ में आप उनका नाम लेते हैं और उनकी फैमिली का भी। बात यह है कि ये किताब जब छपकर सामने आती है सन 2025 में, उसमें इनॉग्रल फंक्शन होने वाला है जिसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस अटेंड करने वाले हैं उस प्रोग्राम को। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, पता लगता है कि वो नहीं आ रहे हैं, दोनों ने कैंसिल कर दिया। उनको किताब से शिकायत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इज ऑन रिकॉर्ड टू से दैट यू हैव मिसकोटेड हिम और whatever you have written about a particular episode regarding the abrogation of Article 370, that's the figment of your imagination. ये क्या किस्सा है? आपने क्या कहा है? मैंने किताब पूरी खंगाल ली, वो मेरी समझ में बात आई नहीं कि वो किस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कोई बात नहीं। नहीं, मैं बता देता हूँ अगर आप ये करें कि कोई बात नहीं। नहीं मुझे कई बार ये लगता है कि शायद डॉक्टर साहब ने किताब पढ़ी नहीं। आपने उनको भेजी थी किताब ड्राफ्ट? मैं क्या कहूँ, इस बात को छोड़ दीजिए। नहीं, आपने कहा है ऑन रिकॉर्ड कई जगह कि आपने इस किताब का ड्राफ्ट उनको भेजा था और उनके पास ये किताब का ड्राफ्ट था। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद डॉक्टर साहब ने ये किताब पढ़ी ही नहीं। देखिए, वो जो फिक्रा है ना, इसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब यूँ कहते हैं मुझे। मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था 12 फरवरी 2020, अब से तकरीबन 5 साल पहले। मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था। मायूस थे, घर में भी मायूसी थी। और डॉक्टर साहब का ये कहना था रिलेशन टू एब्रोगेशन कि अगर ये करना ही था दिल्ली सरकार को तो हम सबको बंद करने की क्या ज़रूरत थी। सारी फैमिली बंद हुई, उमर अब्दुल्ला बंद हुआ, और लोग बंद हुए, पर वो खास तौर अपनी फैमिली की बात कर रहे थे। और बार बार उन्होंने ये कहा कि देखिए, मेरा बाप दिल्ली के साथ था, हम दिल्ली के साथ रह रहे हैं, हमारे बच्चे दिल्ली के साथ हैं, लेकिन अब ग्रैंड चिल्ड्रन पूछते हैं ये किस किस्म की दिल्ली है, ये किस किस्म का हिंदुस्तान है अगर आपको बंद कर देते हैं। दैट वाज द बेसिक थिंग। उसमें जो इसमें कोट हुआ है, इट इज़ वर्ड फॉर वर्ड व्हाट फारूक टोल्ड मी। ही सेड कि भाई अगर ये करना ही था तो हमें बंद करने की क्या ज़रूरत है, हमें बता दिया होता शायद हम मदद ही कर देते। इसका ये मतलब नहीं कि वो ही वाज इन फेवर ऑफ एब्रोगेशन, कभी भी नहीं। कोई कश्मीरी एब्रोगेशन के फेवर में नहीं था। और डॉक्टर साहब दिल्ली यही चाहती थी, 2 चीज़ें, क्योंकि अब टाइम आ गया था डॉक्टर साहब को रिहा करने का। दिल्ली ये चाहती थी कि डॉक्टर साहब ना पाकिस्तान का जिक्र करें और ना एब्रोगेशन का। और डॉक्टर साहब बहुत होशियार पॉलिटिशियन हैं, वो कभी ऐसी बात करते ही ना। और बड़ी सिंपल सी बात थी, जब वो बाहर आए और मीडिया वालों ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा मुझे कुछ बोलना नहीं, जो भी बोलूँगा मैं पार्लियामेंट में बोलूँगा। दैट इज द स्टोरी। क्योंकि वो उस कंट्रोवर्सी को दोबारा छूने नहीं चाहते। एक चीज़ और है। हाँ, बताइए। एक और इसमें है, वो ये है कि आपको याद दिलाऊं कि एब्रोगेशन से 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनका जो MP था श्रीनगर अनंतनाग का जज साहब मसूदी, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। वहाँ क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें कुछ बताया नहीं गया। मैंने उमर साहब से भी पूछा सेपरेटली, उमर ने भी यही कहा, वी वर टोल्ड नथिंग। तो फिर मुलाकात किस लिए हुई थी? काय की? नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिले थे तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ये तो कहा मुझे नहीं मालूम। इसीलिए तो मैंने शुरू में ये कहा, वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मोदी जी ने तो मुझे बताया नहीं, मैं तो यहाँ का बता रहा हूँ कि फारूक साहब ने क्या बताया और उमर साहब ने क्या बताया। हम दोनों ने कहा
We were not informed. ऑन रिकॉर्ड इन लोगों ने ये बात कही है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने, कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई थी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसके तहत जो हिंदुस्तान की सरकार है उसकी तरफ से जम्मू कश्मीर को स्पेशल कंसेशंस मिलते हैं, एक अलग दर्जा मिलता है, ठीक है। उसको 2019 में एब्रोगेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया पार्लियामेंट के एक एक्ट के ज़रिए। ठीक है। तो मतलब ये है कि उससे पहले मुलाकात हुई, एब्रोगेशन से पहले, हाँ, 2-3 दिन पहले, लेकिन जिक्र नहीं आया इस बात का कि हम करने जा रहे हैं। इनका कहना ये है, इनका कहना ये है। मैं, आप इनसाइडर हैं साहब, ज़िंदगी निकाल दी। आप मिस्टर कश्मीर कहे जाते हैं, दुनिया मानती है आपको। अब क्या खाली चाय पीने के लिए बुलाया होगा प्राइम मिनिस्टर ने? अब ये तो प्राइम मिनिस्टर जाने, मुझे मालूम। अच्छा, ठीक है। बहरहाल, तो चलिए इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये इम्प्रेशन हुआ कि दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि देखो, फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि अगर हमें बता देते कि ये एब्रोगेशन करने वाले हैं तो हम शायद उनकी और मदद कर देते कुछ, है ना? इस तरह की बात कही। देखिए, बात यह है, डॉक्टर साहब कई बार सेज इज नॉट एग्जैक्ट अबाउट व्हाटएवर ही सेज, दैट इज विद ऑल ह्यूमन बीइंग्स। एम्बिगुअस है थोड़ा मामला, हमेशा होता है, हर एक इंसान का होता है। डॉक्टर साहब क्योंकि बड़े इंसान हैं, वो ही टॉक्स। अब एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब मिलिटेंसी शुरू होने वाली थी या हो रही थी जी, तो एक दिन एक पब्लिक फंक्शन में अनंतनाग में डॉक्टर साहब ने कहा, 88 का किस्सा है, हमारे यहाँ 100 मिलिटेंट घुस आए हैं। तो दिल्ली बड़ी परेशान थी, मुझे फोन आया कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर कह रहा है वहाँ 100 मिलिटेंट है। तो मैं मूसा के पास गया, चीफ सेक्रेटरी के पास। उसने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं, आप डॉक्टर साहब से पूछ लो। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा सर आपने कहा कि यहाँ 100 मिलिटेंट आ गए। मुझसे कहने लगे कि मैंने कहा क्या? मैंने कहा दिल्ली कह रही। कहने लगा कि फिर दिल्ली क्यों परेशान है, अगर 100 हैं तो हम कर लेंगे इंतजाम उनका। सो उनका बोलने अंदाज है कुछ ऐसा। हाँ, ही इज अ बिग मैन। ये छोटी सी चीज, दैट इज ओनली एन एक्सक्यूज। ये किताब जो थी कई लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए इसमें इसको करना था कुछ न कुछ सैबोटाज। और गलती की पब्लिशर्स के, डॉक्टर साहब आ रहे थे 18 अप्रैल को जब लॉन्च था, ही वाज कमिंग। ये जगरनॉट वालों ने 2-3 दिन पहले अखबारों को ये किताब दे दी और वो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छाप दी, उनको मौका मिल गया वो पैसेज निकाल के। हाँ, ये है कहानी। वो मैं समझता हूँ। आपके अब जो ताल्लुकात हैं डॉक्टर साहब, अब भी आपसे नाराज हैं? सन 2025 जून खत्म हो रहा है, क्या नाराजगी है? जिस इंसान को मैं 37 साल से जानता हूँ, क्या नाराजगी होगी? डॉक्टर साहब किसी से नाराज नहीं होते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये है दुल्ला साहब, आपका कश्मीर में एक लंबा टेन्योर रहा है। आप चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आप अपॉइंट किए जाते हैं 1999 में और सन 2000 तक रहते हैं, राइट सर? और फिर एक वाक़या होता है, वो है हाईजैकिंग का, हाईजैकिंग ऑफ IC-814। तब आप कहाँ थे उस वक्त? रॉ में था। रॉ के चीफ थे आप? चीफ था। नहीं, किस जगह पे आपको ये खबर मिलती है और कैसे मिलती है? दिल्ली में। क्या? कि एक प्लेन हाईजैक हो गया। तो जैसे ही होता है तो वो एक हमारे यहाँ है ड्रिल, इसको कहते हैं CMG या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, वो इमीडिएटली मिलता है। तो सब लोग इकट्ठे हुए, ये कोई 5-5.25 का किस्सा है। जब खबर आई तो सब इकट्ठे हुए। ये 24 दिसंबर सन 1999 में जो काठमांडू से फ्लाइट जा रही थी इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली, उसकी हाईजैकिंग के बाद जी 190 लोग इस पे थे, इंक्लूडिंग द क्रू, ठीक है? तो आपको खबर मिलती है और फिर उसके बाद में उसको अमृतसर ले जाते हैं, फिर लाहौर ले जाते हैं, फिर दुबई ले जाते हैं, आखिर में आगे कंधार पर उतार देते हैं। उस पर एक TV सीरीज़ भी बन गई है, उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर आखिर में आके जो फैसला होता है वो क्या होता है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यहाँ पे भी जिक्र आता है। फैसला ये होता है, देखिए वो जो हाईजैकिंग है 1 हफ्ता चलती है,
24 से लेके 31 दिसंबर तक। क्रिसमस ईव टू न्यू ईयर्स ईव। 30 को सुबह 11 बजे वो मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के यहाँ। अब तब तक सब थक गए थे, वो जो हमारे वहाँ नेगोशिएटर गए थे कंधार। नेगोशिएटर्स में एक अजित डोवल थे, डोवल साहब थे, जो आज सन 2025 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ज़्यादातर बातें डोवल से ही हो रही थी तब। तो डोवल भी परेशान था, वो कह रहा था कि भाई फैसला करवाओ, ये तालिबान वाले कहते हैं करो या भागो यहाँ से, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका कोई फैसला नहीं होता है तो प्लीज़ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। तो डोवल की बात मेरे से होती रहती थी, तो हम कन्वे करते रहते थे सरकार को कि ऐसा है मामला, कुछ फैसला हो ही जाना चाहिए। और कैबिनेट में या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी मीटिंग थी। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो ठीक है। फिर अब इनकी डिमांड्स बहुत थी, पहले 5, 10, 15 से लेकर 100 तक आई, फिर वापस 3 पे पहुँचे। फिर फैसला ये हुआ कि चलिए 3 को छोड़ देते। और उन 3 लोगों के नाम है अहमद उमर सईद, शेख मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरकर। वो हाईजैकिंग मसूद अजहर के लिए ही हुई थी। और उसके भाई ने करवाई थी, उसका भाई उसमें इन्वॉल्व था। खैर एनीवे वो हो गया, तो फैसला हो गया। तो फिर किसी ने कहा कि 3 में से 2 तो कश्मीर में है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर का वो चाहिए अप्रूवल। और चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हाँ, तो फिर इन्होंने इधर उधर देखा और कहा कि भाई किसी को जाना पड़ेगा। वही सरकार जम्मू में थी, तो मुझे कहा गया कि तुम जाओ, करो फारूक से बात। मैंने कहा सर मैं तो चला जाऊँगा, कर लूँगा, लेकिन कोई उनको ऑफिशियली सीनियर लेवल से कोई फ़ोन कर दे। तो जसवंत सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ोन किया फारूक को कि दौलत आ रहा है, वो आपको बता देगा। तो मैं दफ्तर गया, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, कहने लगा मुझे खबर मिल गई है तुम आ रहे हो, आओ, मोस्ट वेलकम। रमज़ान का महीना था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर साहब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, इफ्तार का टाइम था। मुझे कहने लगे तो बैठ जा, और मैं एक कोली को भी ले गया था अपने साथ। मैंने कहा तमाशा देखना तो चलो। तो अब मेरे को कहने लगे मैं ज़रा नमाज़ पढ़ के आता हूँ। गए, नमाज़ पढ़ के आए, 10 मिनट बाद वहाँ जूस वूस और खजूर पड़ी थी। जूस का गिलास पिया, 1-2 खजूर खाए, कहने लगे चल उधर। फिर हमारी ऐसी तैसी हुई। नाराज थे? हाँ, डॉक्टर साहब फिर थिएटर पे आ जाते हैं। मतलब किस बात पे नाराज थे सबसे ज़्यादा? देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हिज मेन स्ट्रेस वाज ये आप गलती कर रहे हो। ये उन्होंने सेंटर से कहा। देखिए इस किताब को लिखते हुए मुझे समझ आई, और मैंने इसमें जिक्र भी किया या हिंट भी किया कि जब दिल्ली हमेशा कहती है डॉक्टर साहब को कि आप ये गलती करते हो, वो गलती करते हो, तो ये 2 मौके थे जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। तो अल्टीमेटली गुस्से में कहा कि ठीक है, उसको मसूद अजहर को ले जाना है, ले जाओ, भाड़ में जाए साला, ये परेशान करेगा तुम्हें, लेकिन इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। जरगर को? जरगर को, इसने बहुत यहाँ कश्मीरियों को मारा है। मैंने कहा सर ये, कहने लगा तुम उस टाइम भी वहाँ थे 1989 में? अब भी आया हूँ। मैंने कहा तब मैं आपके साथ था, अब मैं आया हूँ ओनली एज अ मैसेंजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए देयर इज़ अ डिफरेंस, बट हाँ देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑल्सो। आपसे अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस किस्से को भी कितना लंबा वक्त हो गया। वो गलत फैसले थे दोनों 1989 में, और फिर उसके बाद में IC-814 फ्लाइट के जो हाईजैकर्स से उनको रिलीज करना। 814 में देयर वाज नो ऑप्शन। जब एक बार जहाज़ कंधार पहुंच गया उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन थी अमृतसर में, अगर अमृतसर में रोक लिया जाता हुआ जहाज़ तो देयर वाज एन ऑप्शन। 89 वाज हैंडल्ड बैडली। मैंने आपसे कहा ना, इट्स ए क्लासिक केस के ऑफ हाउ नॉट टू हैंडल ए हॉस्टेज क्राइसिस।
अच्छा, उसमें मैं ज़रा सा जो अब सुनने वाले हैं उनको सिर्फ इतनी सी बात याद दिलानी है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, और ये फैसला उस लीडरशिप का कलेक्टिव रहा होगा। आडवाणी समझा जाता है कि शायद खिलाफ थे, इनको रिहा करने के खिलाफ थे, खिलाफ थे। देखिए, मैं समझता हूँ वो एक जितनी सरकारें रही हैं, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट्स। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट्स। अब पंडित जी के ज़माने पे इतना पीछे मैं नहीं जाऊँगा, बट अगर आप देखें, जैसे आपने 3 नाम लिए, तो एक चौथा और नाम मैं लेता हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस का। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट। डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, एंड ईच वन इंडिविजुअली वाज ए लीडर। आडवाणी जी इसके खिलाफ ज़रूर थे, पर एक चीज़, क्योंकि मैं 5.5 साल अटल जी के साथ रहा, जब अटल जी कोई फैसला कर लेते थे तो फिर कोई हाँ ना कुछ नहीं होती थी, वो अटल फैसला होता हाँ, अटल फैसला होता बल्कि उस दिन 30 दिसंबर को आडवाणी जी वाज एब्सेंट फ्रॉम दैट मीटिंग। हाँ, दिलचस्प। आपने खुद ही मेरे लिए आगे की दिशा निर्धारित कर दी कि मुझे कहाँ आना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जिक्र किया। अटल बिहारी वाजपेयी के फिर आप सन 2000 में एडवाइज़र मुकर्रर होते हैं कश्मीर पे, ठीक है? और ये आपकी जो टर्म है रॉ की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रहे आप, वो ख़त्म हो जाती है। 31 दिसंबर को ख़त्म हो गई। 1 जनवरी को मैंने PMO ज्वाइन कर लिया। वाजपेयी जी को पसंद आया होगा कुछ ना कुछ, तो आपका काम कश्मीर में, किसको पसंद आया, कश्मीर में काम आपका मिस्टर कश्मीर का आपको जो दर्जा मिला है, नहीं क्या पसंद, वो ऐसे ही तो नहीं मिला है। लेकिन उससे पहले ये है कि दुल्ला साहब, अब थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो कहते हैं थोड़े से तल्ख सवाल मैं करना चाहता हूँ, थोड़े से ज़रा सा। वो तल्ख सवाल ये है कि उससे पहले कारगिल हो जाता है 1999 में, मई से लेकर जुलाई तक 1999 में, जो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हैं बहुत सारे, पाकिस्तान की फ़ौज की सपोर्ट से जो हिंदुस्तान जम्मू एंड कश्मीर की कुछ पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ, उन पर कब्जा कर लेते हैं। जी, कारगिल की बात कर रहा हूँ, जिसको कारगिल वॉर का नाम दिया जाता है, ठीक है? तो ये भी तो आप ही की कहीं ना कहीं मतलब लीडरशिप है इंटेलिजेंस की। मैं तब कहीं नहीं था। देखिए, मज़े की बात यह है, नहीं, क्या मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई हैड लेफ्ट द IB, जॉइंड द RAW, लेकिन मैं अंडर स्टडी कर रहा था। अभी चीफ दवे साहब थे। अच्छा, जब कारगिल होता है तो दवे साहब चीफ होते हैं, मैं नहीं था। क्योंकि दुनिया ये कहती है इंटेलिजेंस फेलियर था। हाँ था, क्यों नहीं था, था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बाद आपको याद होगा एक कारगिल रिव्यू कमेटी भी बैठी थी कि भाई क्या हुआ कारगिल, कैसे हुआ। लेकिन इसके बारे में IB से एक रिपोर्ट गई थी होम मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको आप दिखवाइए। बट nobody took much notice of that report. I was not in charge of RAW. That's the point you're asking. ओके, आप एडवाइज़र रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो एक दौरा भी कर लेते हैं पाकिस्तान का बस से। वो दौरा भी वही है, दवे साहब के टाइम पे हुआ था। और देखिए, गज़ब की बात ये है अटल जी की, अटल जी के 2 बिलीफ्स थे इन रिलेशन टू माय वर्क। एक तो ये था कि ये जो पाकिस्तान के साथ बेफजूल कॉन्फ्रंटेशन है ना, इसको ख़त्म करना है, और दूसरा कश्मीर में हमें आगे चलना है, आगे चलना। अब आगे चलने का मतलब आप जो भी मत निकाल लीजिए, बट दैट वाज अ बिलीफ विद हिम। ठीक है, चलिए, मैंने कहा कुछ तारीखें मेरे जहन में अटक रही थी भाई। 1999 में उनका वो दौरा होता है, हाँ, वो फरवरी 20 और 21 को वो गए थे, और मैं रॉ में था, लेकिन मैं इंचार्ज नहीं था। अब देखिए, वो फैसला सही था, बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला था। नहीं, सिर्फ वो नहीं, देखिए कारगिल होता है, कारगिल के बाद हम मुशर्रफ को बुलाते हैं आगरा, हम कहते हैं कि विलन ऑफ कारगिल इज मुशर्रफ, और उसी को फिर हम आगरा बुलाते हैं समिट के लिए, और वो समिट फेल हो जाती है। और अटल जी
16 या 17 अप्रैल 2003 में एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हैं श्रीनगर में, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के साथ 2 बार दोस्ती का हाथ आगे किया, 2 बार इन्होंने हमारे साथ दगा किया, लेकिन मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा। और वो कोशिश की उन्होंने जनवरी 2004 में, जब सार्क समिट के लिए गए और मुशर्रफ के साथ वो एक जॉइंट कम्युनिके भी निकाला, जिसमें मुशर्रफ ने कहा वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू बी यूज्ड फॉर टेरर अगेंस्ट इंडिया। और ये वो दौर था जिसमें अमन की आशा, बड़ी बड़ी अच्छी बातें होने लगी थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़ा मजा आ रहा है, ये वो नहीं। आपने जो तारीखें कही, मैं एक बार फिर से रस्म को देखता हूँ, 2000 से लेकर 2004 तक आप एडवाइज़र रह गए उनके। तो हुआ ये कि मई जुलाई 1999 में कारगिल होता है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ कू कर देते हैं 12 अक्टूबर 1999। और दिलचस्प बात ये कि इससे पहले जो लाहौर का ट्रिप है वो हो गया था, यानी कि फरवरी 1999 में लाहौर अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, फिर मुशर्रफ ये कू कर देते हैं और फिर उसके बाद में ये आगरा समिट होती है। थोड़ा सा मुझे इस पे ज़रा सा और आपसे समझना है कि आगरा समिट में पूरी दुनिया ये कह रही थी कि कश्मीर का समाधान ढूंढ लिया गया है, हल हो गया, इंडिया पाकिस्तान बस सिग्नेचर करने की देर है। और ये जो आप कह रहे हैं, हुआ क्या? ऐसा ही जब बस लेके गए थे, हाँ, तब भी दिल्ली में लोग यही कह रहे थे कि अब तो समझौता हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का समझौता कुछ ऐसा जिंक्स है कि होते होते ही रह जाए। नहीं, मगर मैं सिर्फ एक बात समझना चाहता हूँ आपसे। वो समझौता देखिए, अब आप तो प्रीवी होंगे कहीं ना कहीं कि वो मोटे तौर पे क्या समझौता था जिस पे ऑलमोस्ट सहमति बन गई थी, इत्तेफाक हो गया था। मैं आगरे गया नहीं था, मेरी ज़रूरत नहीं थी, मुझे कहा नहीं गया था, मैं दिल्ली में था। कश्मीर पे बात हो रही हो, कश्मीर का एडवाइज़र नहीं, अच्छा, पता नहीं क्या बात हो रही, लेकिन मुझे कहा गया था कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है आगरा। तो जब वापस आए तो मैं ब्रजेश जी से मिला। ब्रजेश मिश्रा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अटल बिहारी वाजपेयी और के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। उन दिनों वही सरकार चलाते थे। तो मैं जब मिला उनसे तो मैंने कहा सर क्या हुआ? कह रहे यार क्या बताया, मायूस थे। तो आप वाली बात कह दें, होते होते रह गया। तो वो मायूस थे तो इसका मतलब है अटल जी भी मायूस होंगे। नहीं, कहा जाता है कि वो मसला सुलझ गया था। फिर भी आपने सुना होगा कि क्या सुलझ गया था, मतलब क्या हुआ था कि LOC को कैसे मुझे मालूम। अरे साहब, कुछ तो आपने तो लिखा भी है किताब में, कई जगह इसका जिक्र आता है कि मोटे मोटे तौर पे वो आउटलाइन क्या थी। देखिए ऐसा है कि ये जो मसला है कश्मीर का, जिसे बार बार लोग कहते हैं कि एक मसला है, इसका हल यही है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दीजिए। यही हल है कश्मीर का। ये फारूक अब्दुल्ला 30-40 साल से कह रहे हैं। मुशर्रफ का जो 4 पॉइंट फार्मूला था, उसका भी जो तथ्य था, जो क्रक्स था, वो यही था कि बाकी कॉस्मेटिक था कि आना जाना आसान हो जाए, ट्रेड हो जाए, ये वो हो जाए, बट द बेसिक थिंग वाज कि LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं। हाँ। और जो जिसके पास में है वो उसके उसका पास है, वो उसको संभाले। और इस बात पे लगभग सहमति हो गई थी। मसला कहाँ आया फिर, किसने टांग अड़ाई? ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे भी यही हुआ ना, 2006-07 में। तब भी तो वो मनमोहन सिंह भी तो यही कहता है कि होते होते रह गए। खैर बहरहाल, मैंने ये सुना कि उसमें कुछ मतलब RSS की तरफ से ज़्यादा कहीं इंटरवेंशन हुआ, कहीं कुछ लोग ऐसे थे हार्डलाइनर्स। कहाँ पे? मुरली मनोहर जोशी एंड कंपनी, ये जो आगरा की समिट में फैसला होते होते रह गया हो। तो जोशी जी थे नहीं, घूम घुमा के बात वहीं आ जाती है। लोग कहते हैं अडवाणी जी नहीं मान रहे थे। और मज़े की बात यह है कि मुशर्रफ को बुलाने में अडवाणी जी का हाथ था। वहाँ जो हाई कमिश्नर थे अशरफ काजी, उनका खास याराना था अडवाणी जी के साथ। बल्कि काजी साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी तो बड़ी दोस्ती थी
अडवाणी जी के साथ हुआ क्या? कहने लगा हुआ ये कि द अडवाणी ऑफ आगरा वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडवाणी ऑफ दिल्ली। ये काजी साहब का कहना है। दिलचस्प बात बता रहे हैं आपके। मैंने देखा है जो आगरा समिट हुई है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का एक रोल था, बहुत। उसको ऑर्गेनाइज कराने में, हाँ हाँ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में, हाँ हाँ बिल्कुल था। और फिर कहीं ऑब्जेक्शन भी उन्हीं की तरफ से आया। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। मतलब मुशर्रफ का यही मानना है, हाँ, अगर कहा नहीं भी है तो। आज की तारीख में भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं अगर मसले का हल होगा तो इन्हीं चीज़ों के आसपास होगा, या आप लगता है कि वो जो थ्रेशोल्ड है बदल गया है? बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। देखिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक राज्यसभा टीवी होता था, अब तो टीवी के मालिक हैं। जी हाँ। तो उसमें मुझे बुलाते थे वो राज्यसभा वाले। तो एक दिन हम जा रहे थे, वो आरएसएस वाला था मेरे साथ, तो चारी। तो जैसे ही हम अंदर जा रहे थे स्टूडियो में, मुझे कहने लगा तुम बहुत अटल जी बहुत करते हो। मैंने कहा अटल जी आपके लीडर नहीं थे? कहने लगा थे ना, अब टाइम बदल गया है, अब क्यों अटल जी पे लगे हुए हो? मैंने कहा वो मेरा लीडर तो वही है। हाँ, ये है किस्सा। हाँ, तो कहानी बदल गई। कहानी बदल गई है। खैर बहरहाल, तो पाकिस्तान के साथ में वो सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब एक चीज़ और आ जाती है। सन 2001, उसका मैंने जिक्र नहीं किया आपने, उसमें दिसंबर 13 को भारत की संसद पे, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक होता है। 9 लोग मारे जाते हैं और पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आए थे, और ये पूरी चीज़ दुनिया के सामने है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे इतना ज़बरदस्त अटैक उससे पहले कभी नहीं हुआ था। बाहर से कोहराम मच गया था पूरे मुल्क में, और आज भी उस बात को याद किया जाता है। आप ही तो एडवाइज़र थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ये इसका कहीं कोई आइडिया नहीं था, कहीं कोई इंटेलिजेंस वगैरह का कहीं कुछ नहीं था? अब वेग सी थी मेरे, जहाँ तक मुझे याद आता है कि कश्मीर से खबर थी कि कुछ लड़के हैं जो कैसे। ठीक है। इसीलिए तो उस लड़के को फांसी लगी ना, फिर अफजल गुरु को बाद में फांसी दी गई। खैर वो तो मुझे पता है। मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, इसको हम वो जो घटना चक्र है उसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। आपकी किताब में जिक्र है, और मैं साथ में इस वक्त ये मुझे बहुत अच्छा मौका है कि थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी बता दूँ कि आपकी एक किताब है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। ये सन 2015 में छपी। उसके बाद में फिर एक किताब आती है द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। ये सन 2018 में छपकर सामने आई। एक और किताब आपकी आती है अ लाइफ इन द शैडोज, अ मेमोआ, आपकी याददाश्त है, आपकी यादें हैं इसमें, सन 2023 में। और अभी जब हमने ये बातचीत शुरू की थी, वो आपकी किताब है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। इस यहाँ से बात हुई थी। उसमें बात ये है कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर की हम बातें करते हैं, हम इंडिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस का जो नेट है उससे स्लिप हो जाती हैं। तो दुल्ला साहब कहीं ना कहीं दुखती रखे, माफ़ कीजिएगा आपकी या इंडिया की, ये क्या इन्वेस्ट नहीं किया या मॉडर्नाइज नहीं किया? क्या मैंने सब कुछ किया। देखिए ना, यही बात है। अब जब हमने वो 814 की हाईजैकिंग में जब 3 लोग छोड़ दिए थे, उसका भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो जब सरकार बदली, UPA आई, तो UPA ने पार्लियामेंट में कहा कि हम, कुछ लोगों ने कहा UPA के लीडरों ने, कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे टेररिज्म से। ये बड़ा आसान है कहना। आई वॉज वेरी ग्लैड कि जसवंत सिंह जी ने उठ के कहा कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बट खुदा ना करे कोई ऐसा मौका आए जब आप फंस जाए, तो सब नेगोशिएट करते हैं। अब देखिए ना, सारी दुनिया कहती है कि इजरायलियों की जो इंटेलिजेंस वो है मोसाद, हाँ, वो सबसे होशियार है, सबसे तगड़ी है, वो भी नेगोशिएट करते हैं। अब वो अपने हॉस्टेज मांग रहे हैं जो हमास के पास है। 3 छोड़ते हैं तो 300 पैलेस्टीनियन आपको छोड़ने पड़ते हैं। अगर आप इतने ताकतवर हो तो फिर क्यों हो रहा है?
वो 7 अक्टूबर को ये क्यों घुस गए थे हमास वाले अंदर? वो उससे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ हुआ है दुनिया में? सो इंटेलिजेंस वो जब वहाँ अमेरिका में हुआ था 9/11, तो भी तो बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। अगर इंटेलिजेंस 100% इंटेलिजेंस या 100% सिक्योरिटी दुनिया में कहीं नहीं है और ना ही होगी, ठीक, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस जो है अच्छी है। अच्छी मतलब इस सेंस में है कि जो ये सदी चल रही है सन 2025, उसमें जो नए चैलेंजेस हैं, साइबर्स हैं, डिजिटल है, उसमें हाँ ठीक है। ठीक है। मुझे थोड़ा सा समझाइए, दुनिया की एजेंसीज के बारे में हम जानते हैं, बहुत ही ब्रीफली मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन यहाँ कुछ गोलमोल सी बात रहती है कि जैसे जो रॉ है यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, उसको हम ये कह सकते हैं जैसे कि जिस मुल्क में हम बैठे हैं इस वक्त लंदन में, यहाँ पे मेफेयर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं MI6, तो MI6 जो है वो एक तरह से रॉ जैसे काम देखती है, मैं ये नहीं कह रहा ब्रीफ, और MI5 जो है वो IB, ये रॉ किसी हद तक जो DIB है उसमें आता है, देख रेख में, डायरेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो, अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारे यहाँ DIB is considered the more powerful organization or the senior organization हमारे यहाँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इंडिया में आप ये कह रहे हैं रॉ से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है और सीनियरिटी में भी है। सीनियरिटी में IB सीनियर माना जाता है। तो मतलब जो रॉ का चीफ है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मतलब आप रहे हैं, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डाउनग्रेड डाउनग्रेड नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। शायद मैं IB में नंबर 2 था। आई वुड हैव रिटायर्ड इन दी IB एज नंबर 2। मैं रॉ में नहीं रहा, मैं तो 30 साल IB में ही रहा, क्योंकि मैं वहाँ रिटायर हो रहा था एज नंबर 2 और यहाँ एक वैकेंसी थी रॉ में और ये ढूंढ रहे थे किसी को, मेरी सीनियरिटी वाले को, तो हमें मौका मिल गया, जस्ट लक। ठीक है। आप लोग रिपोर्ट करते हैं किसको? कौन? रॉ वाले, IB वाले डायरेक्ट होम मिनिस्टर? IB वाले करते हैं होम मिनिस्टर, रॉ करता है प्राइम मिनिस्टर को वाया द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके बारे में तरह तरह की बातें हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा एक इंसान को तो समझ लेते हैं। अमरजीत सिंह दुलत, ये दुलत नाम में आपके कहाँ से आता है? पता नहीं कहाँ से आता है लेकिन हम तो सिख हैं और जो पंजाब में कहते हैं जट, जट सिख हैं। जट सिख हैं। सियालकोट में आप पैदा हुए, पाकिस्तान में है अब? सियालकोट में पैदा हुआ, लेकिन हम वहाँ के हैं नहीं, मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे इसलिए पैदा। जस्टिस शमशेर सिंह दुलत, जी हाँ जी साहब, उस ज़माने में यानी कि आप 1940 में पैदा हुए हैं, ये ठीक बात है? जो आपकी किताब में तारीख लिखी, तो जस्टिस शमशेर सिंह दुलत साहब जस्टिस थे वहाँ पे? कौन से हाई कोर्ट में? सियालकोट में? हाँ। नहीं, तो तब डिस्ट्रिक्ट जज थे। तब डिस्ट्रिक्ट जज थे, बाद में फिर जस्टिस बने कहाँ पे आके? देखिए, सियालकोट के बाद अब वो कहाँ गए मुझे पूरा याद नहीं, शायद सियालकोट के बाद होशियारपुर गए, होशियारपुर के बाद रावलपिंडी गए। पार्टीशन जब हुई ना, तो वो रावलपिंडी में पोस्टेड थे। रावलपिंडी से जब पार्टीशन के बाद ही वॉज वेटिंग फॉर हिज ऑर्डर्स, तो पोस्टिंग हुई दिल्ली में। तो ही केम टू दिल्ली एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दिल्ली रहे 47 to 52, वहाँ से हाई कोर्ट में गए, पंजाब हाई कोर्ट। तो बचपन तो आपका फिर ज़्यादातर जो 1947 के बाद जो है वो इंडिया में गुजरा, किस जगह पे? बहुत जगह ट्रांसफ़र हो रहा था, क्या हो रहा था? नेचुरली ट्रांसफरेबल पोस्ट है। देखिए 47 में तो हम दिल्ली आ गए, फिर 51 में मेरे फादर ने मुझे स्कूल भेज दिया शिमले रहा 51 to 56, 6 साल। फिर कॉलेज चंडीगढ़ आ गए, वहाँ कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में।
फिर सर्विस में आ गए। सर्विस का मतलब है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। आपने 1965 में ज्वाइन की। जी। खैर, अब सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई, हालांकि आप लोग सियालकोट के नहीं हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल सियालकोट के थे। हाँ। उनका तो बहुत मशहूर शेर है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये जो इश्क आपका चल रहा है कुछ किताबें लिखने का, आगे का सिलसिला कोई किताब है इस वक्त? इसके बाद क्या मालूम क्या है, मतलब कुछ है, कोई कहानी मिल जाए तो लिख लेंगे। कहानी मतलब अब शौक हो गया है। अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको इससे? आप नहीं घबराते हैं? कंट्रोवर्सीज में रहते हैं आप मुस्तकिल, लोग आप पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि हाँ ये तो है। घबराते घर में? मतलब कुछ लोग कहते होंगे छोड़िए सबको, क्या हाँ कहते हैं, कहते हैं, लेकिन जब मूड आता है तो लिख देते हैं। असद दुर्रानी के साथ में आपने एक किताब लिखी जिसका हमने जिक्र किया है। असद दुर्रानी आईएसआई के चीफ, आप रॉ के चीफ, और उसमें आपने थोड़ा तफसील से जिक्र किया है कि फिर बाद में आपकी उनसे कहाँ कहाँ खुफिया, कहते हैं ना, सीक्रेट मीटिंग्स हुई। उसको क्या कहेंगे, ट्रैक 2 कहेंगे, क्या कहते हैं इसको? ट्रैक 2 से ही हुआ वो, ट्रैक 2 से ही हुआ। पर्पस क्या था? हम दोनों जाते थे, एक को यूनिवर्सिटी वो ऑटोवा वाले करते थे ट्रैक 2 इंडिया पाकिस्तान, उसमें हम दोनों थे, वहाँ बातचीत होती थी। तो वो जो ट्रैक 2 वाला था पीटर जोन्स, वो कहने लगा तुम्हारी अच्छी दोस्ती है, अच्छी लगता है अच्छी बनती है, क्यों नहीं कोई किताब लिखते। मैंने दुर्रानी साहब की तरफ देखा, वो हंसने लगा। उसने कहा यार क्या किताब लिखेंगे, हमारी बात को कौन मानेगा, कौन समझेगा। तो फिर पीटर जोन्स ने कहा चलो तुम कोई पर्चा निकालो। वी हैड रिटन अ पीस ऑन इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, जो डॉन में भी छपा, हिंदू में भी छपा। फिर वी डिड अ पीस ऑन कश्मीर, जॉइंट पीस, वो छपा नहीं लेकिन उनकी वेबसाइट पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा। अब क्या होता है कि मेरी किताब आ जाती है, वाजपेयी ईयर्स, पाकिस्तान जाती है। मैं दुर्रानी साहब से पूछता, मैंने कहा हाउ इज इट बीन रिसीव्ड इन पाकिस्तान? एंड लगा वेरी वेल। अच्छा, हम लोगों को बहुत पसंद आई तुम्हारी किताब। तो कहते हैं कि अब मैं समझता हूँ हम मिलके किताब लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ। ये मतलब एक तरह से आइडिया उनकी तरफ से भी आ रहा है। हाँ। फिर किताब बनी। किताब बनी क्या मतलब, इट वाज अ कॉन्वर्सेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पर्सन, जो नोट करके उसने किताब बनाई। इट्स अ कॉन्वर्सेशन। लेकिन आपकी बात सही है, ऐसा न कभी हुआ है और ना ही फिर कभी होने वाला है। क्या ये तुक्का लग गया हमारा दोनों को कि आईएसआई और रॉ के फिर नहीं होगा कि इनके जो फॉर्मर चीफ्स हैं वो मिलके किताब लिखें और बैठे आपस में। ये अगले 100 साल में नहीं होगा। लेकिन ट्रैक तो चलते रहते हैं, आप भी चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। ट्रैक 2 तो चलते रहते हैं, ट्रैक 2 चलते रहते हैं ना, कहीं ना कहीं वो बातचीत छिड़ती रहती है। और किताब का नाम है द स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ, आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। ये आपकी अब उसमें आपने इंटेलिजेंस की बात की, उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात यह है जी, दुर्रानी साहब कहते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस सर्विस जो है हमारे से बेहतर है। मैंने कहते हैं किताब में जिक्र है, मैंने देखी वो किताब। बल्कि उस किताब का जब लॉन्च हुआ था यहाँ स्वास में, मैं मौजूद था और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उसमें मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हर बार मौजूद रहे हैं सिवाय अपनी किताब। ये बड़ी अच्छी सी बात कही आपने। और उसमें दुर्रानी साहब को आना था और दुर्रानी साहब नहीं आ पाए थे। नहीं आए। क्यों नहीं आए थे? आप ही याद दिलाइए, मुझे बताइए, मुझे तो पता है। कहाँ? यहाँ? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आया। अरे आपको पता है, वो दिल्ली आना चाहते थे एक्चुअली। ही वांटेड टू कम टू दिल्ली। आईएसआई ने रोक दिया? नहीं, हमारे लोगों ने वीज़ा नहीं दिया तब। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैंने ये सुना कि वो आईएसआई ने उनको रोक दिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया कि आप कहीं नहीं जाएंगे। ही गॉट इनटू ट्रबल देयर आफ्टरवर्ड्स। किताब के बाद उसकी पेंशन रोक दी गई थी, उसका बाहर जाना रोक दिया गया था। दुर्रानी साहब का, ये जो आईएसआई के फॉर्मर चीफ थे। हाँ। अच्छा, उनकी पेंशन भी रुक गई और आना जाना भी रुक गया। लेकिन वो तगड़ा इंसान है, उसने लड़ा झगड़ा, अब सब ठीक हो गया। सब ठीक है मामा। एक किताब और फिर से लिख सकते हैं। हाँ, वो चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जेल जाना चाहता। दुल्ला साहब, आपने बहुत दिलचस्प बातें की हैं और आपने बहुत मुझे वक्त दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका परवेज साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के फॉर्मर चीफ अमरजीत सिंह दुलत, जिनके साथ ये बातचीत 29 जून की दोपहर लंदन के एक होटल में रिकॉर्ड की गई थी। एस दुलत की चारों किताबें ऑनलाइन सेल पर मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं। सिने इंक के बारे में जानने के लिए और हमारे सभी पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए www.cineinc.com CINEINK.com। दुलत साहब के साथ ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा बताइएगा। हमारी ईमेल आईडी है post@cineinc.com। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।